वेलकम स्टूडेंट्स। इसके पहले चैप्टर में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था। पदार्थ कितने तरीके के होते हैं, उनकी ठोस, द्रव, गैस अवस्थाएं पढ़ी थी, भौतिक अवस्थाएं। विलयन पढ़ा था, विलयन कितने तरीके के होते हैं, मिक्सचर कैसे होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे उसकी सबसे छोटी इकाई परमाणु और अणु। सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी पदार्थ की परमाणु। जैसे कोई बिल्डिंग होती है तो वो एक एक ईंट से बनी होती है, वैसे ही जो कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पहले साइंटिस्ट ने यही बताया था। तो वो कण क्या होते हैं, बाद में रिसर्च में ये पता चला कि वो कण होते हैं परमाणु। सबसे छोटे कण होते हैं परमाणु। परमाणु में क्या होते हैं, सेंटर होता है जिसे नाभिक बोलते हैं। उस नाभिक में दो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर वाली कक्षा में क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही संयोजकता करते हैं, यही रिएक्शन करते हैं दूसरे पदार्थों से। तो देखिए, कई सारी पदार्थ को लेकर थ्योरी है। तो बहुत पुराने भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कणाद। उन्होंने क्या बताया था कि हम किसी भी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते जाएंगे, हाँ, और अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वो सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। ठीक है। इसी तरह से बाद में जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। जो कण होते हैं वो संयुक्त होते हैं, अलग अलग तरीके के कण होते हैं, उनकी अलग अलग प्रकृति होती है, लेकिन समान कण ही एक दूसरे के साथ मिलकर पदार्थ बनाते हैं। ठीक है। अब आगे क्या है, लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं लियूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इस अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों को वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। मतलब ये दार्शनिकों का विचार था कि कोई पदार्थ है तो वो छोटे छोटे कणों में तोड़ते जाइए, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब वो अविभाज्य हो जाता है। अविभाज्य वाली स्थिति को हम क्या कहते हैं, परमाणु। लेकिन इसका कोई साइंटिफिक वो नहीं था, रिसर्च से नहीं बताया गया था। ठीक है। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा कि तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ाई था। तो तत्व क्या होते हैं, जैसे फेरस है, सल्फ आयरन है, ये तत्व है। और यौगिक क्या है, जैसे H2O है, CO2 है, ये यौगिक है। ठीक है। यौगिक और मिश्रण का भी अंतर आपने पढ़ा था। यौगिक वो होते हैं जिसमें निश्चित मात्रा में तत्व मिले होते हैं, और मिश्रण क्या होता है, कोई भी दो धातुएं या कोई भी दो तत्वों को मिला दीजिए किसी भी मात्रा में तो वो मिश्रण होते हैं। ठीक है। अब दो रासायनिक नियम हम यहाँ पढ़ेंगे जो बेस में होते हैं, रसायन का बेस है। ठीक है। पहला क्या है, रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम क्या है, बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए गए। कौन कौन से, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण आपने पहले भी पढ़ा है, इस चीज को सुना है कि जो एनर्जी होती है ना वो पैदा की जा सकती है ना वो खत्म की जा सकती है, बस वो रूप बदल लेती है ना। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी लगभग उसी तरीके का है कि जब रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन आता है। देखिए, होता क्या है कि जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करेंगे तो दो आप रिएक्टेंट लेते हैं या तीन या मोर देन कुछ भी, जैसे ए और बी, हमने दो रिएक्टेंट्स लिए, उससे हमें ए बी प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक। तो अगर मान लीजिए ये 2 ग्राम आपने लिया, ये 3 ग्राम लिया, तो 2 और 3 ग्राम मिलाकर कितना हुआ रिएक्टेंट, 5 ग्राम, है ना। तो जो आपका प्रोडक्ट होगा वो भी 5 ग्राम ही होगा, है ना। यानी कि जितना आप मिलाएंगे उतना वो रहेगा, 5 ग्राम। ये नहीं होगा कि आपने 2 ग्राम और 3 ग्राम मिलाया लेकिन बनने के बाद ये हो गया 6 ग्राम या 4 ग्राम, ऐसा नहीं है। जो द्रव्य संरक्षण का नियम है वो हमें यही बताता है कि जितना भी आप रिएक्टेंट्स मिलाते हैं प्रोडक्ट में, उसकी मात्रा, उसका द्रव्यमान सेम होता है। ठीक है।
अब इसमें देख लेते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो सृजित किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। ये नहीं होता है कि रिएक्शन हुआ, उसमें ऊष्मा निकली या कुछ भी हुआ तो जो द्रव्यमान है वो खत्म हो जाएगा, है ऐसा नहीं होता कि उसका द्रव्यमान खत्म हो जाता है, नहीं। और ना ही कोई नया, जैसे मैंने ये बताया ना कि जैसे 2 और 3 है तो यहाँ 5 होना ही है, ना ये 6 हो सकता है, ना ये अपने आप बढ़ सकता है और ना ही 4 यानी अपने आप घट सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है? लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है, ठीक है। कोई भी यौगिक है तो यौगिक है मतलब मिश्रण या यौगिक जो होता है वो 2 तत्व मिलेंगे तभी तो बनेगा, 2 चीजें मिलेंगी तभी तो यौगिक या मिश्रण जो भी बनेगा। अगर उनका एक रेशियो फिक्स है 1:8 है तो वो यौगिक है, ठीक। उनका रेशियो अगर फिक्स है तो वो यौगिक है, और रेशियो फिक्स नहीं है, किसी भी रेशियो में आप मिला देंगे तो वो मिश्रण बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। जैसे ये क्या कह रहे हैं कि स्थिर अनुपात का नियम। अब स्थिर अनुपात के नियम में हम उदाहरण यहाँ ले रहे हैं पानी का, ठीक। आप कहीं से भी पानी लीजिए, कुएं से पानी लीजिए, नल से पानी लीजिए, घर के आपका टैप वाटर हो, कहीं से भी अगर वो जल है तो यौगिक है, ठीक। ऐसा नहीं है कि आप जो है जल, आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्वों के मिलने से जल बनेगा, तो ये नहीं होगा कि आप 1 ग्राम जो है हाइड्रोजन ले लीजिए और ज़्यादा आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो चलिए 3-4 ग्राम में मिला दीजिए तो वो पानी बन जाएगा, नहीं, कभी नहीं बनेगा जब तक उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है। उसका एक निश्चित अनुपात है, क्या है? 1:8, यानी 1 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा तो 8 ऑक्सीजन का होगा, तभी जल बनेगा। और वो अगर जल है तो वो किसी भी स्रोत से आया हो, कहीं से भी आया हो, उसमें 1:8 का ही रेशियो होगा। ये कह रहे हैं स्थिर अनुपात का नियम, यानी उनका अनुपात स्थिर ही होता है उस यौगिक का, चाहे वो आप कहीं से भी लाइए, कहीं भी ले जाइए। अगर CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक निश्चित अनुपात में मिला है, कहीं से भी आपको मिलेगी CO2, उसका रेशियो स्थिर ही होगा, उसका अनुपात निश्चित ही होगा, तभी वो यौगिक बनेगा, नहीं तो वो यौगिक ही नहीं बनेगा, ठीक है। वो पानी ही नहीं बनेगा, अगर आप अलग अलग अनुपात में मिलाएंगे तो वो पानी ही नहीं बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 14:3 के अनुपात में ही होगा, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो, ठीक है। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउड्स ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया है। प्राउड्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसे व्याख्या की है इस नियम की, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। किसी भी यौगिक में, कोई भी यौगिक आप ले लीजिए, उसमें जो तत्व होंगे जिनसे वो बना हुआ है उनका एक निश्चित अनुपात होगा, तभी वो केमिकली बाउंड करके, तभी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी और वो कोई एक पदार्थ बन जाता है, ठीक है। और अगर उनका अनुपात गड़बड़ हो जाएगा तो वो पदार्थ नहीं बनेगा। अब यहाँ जॉन डाल्टन का वो दिया गया है, आपको परिचय दिया गया है। जॉन डाल्टन ने भी एक थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या बताया? वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया। अब जितनी थ्योरी इससे पहले आ चुकी थी परमाणु से, अब जितनी भी पुरानी थ्योरीज थी परमाणु से जुड़ी हुई, उन सबको मिला के, उन सबका गहन अध्ययन करके जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने अपनी एक नई थ्योरी दी। कौन सी? डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, ठीक, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। यानी कि जो भी आपने पहले पढ़ा कि कणाद थे, महर्षि कणाद और भी दार्शनिकों ने कहा कि आप अगर कोई द्रव्य है उसको विभाजित करते जाइए तो एक ऐसी स्थिति आती है कि वो विभाज्य होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक दार्शनिक का वो था, बताया गया हुआ सिद्धांत, जिसकी कोई भी वैज्ञानिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई थी। लेकिन अब डाल्टन ने क्या किया? जो सिद्धांत पीछे दिए गए थे उन्हें अपने शोध के द्वारा, अपनी रिसर्च के द्वारा थीसिस दी कि
जो सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसे परमाणु नाम दिया था इन्होंने, ठीक है, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। जो जिसको पहले लोग कहते थे वो परमाणु है, जो अविभाज्य कण है, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम ही दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्तिसंगत व्याख्या की है। ठीक, इन्होंने इन दोनों नियमों की व्याख्या की अपने वैज्ञानिक पेपर्स के आधार पे, रिसर्च के आधार पे। ठीक है, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिसे परमाणु कहते हैं। ये डाल्टन बता रहे हैं अपनी थ्योरी में, साइंटिफिक थ्योरी में। ठीक है, डाल्टन ने सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से की। अब डाल्टन ने जो सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने क्या क्या बताया? उन्होंने बताया सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उन्होंने ये बताया कि जो भी जितने भी द्रव्य होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो अविभाज्य इकाई होती है परमाणु, उससे मिलकर बने होते हैं, और ये जो परमाणु होते हैं यही रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। अच्छा, ये तो अब हम जान गए हैं, आगे रिसर्च में जाना गया कि परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब तक डाल्टन की थ्योरी आई थी तब तक यही पता था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। जो अभी हमने पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, वही यहाँ पर लागू हो रहा है कि जो परमाणु, इन्होंने ये कहा कि जो परमाणु होते हैं वो ना ही उत्पन्न हो जाते हैं और ना ही जो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं उनसे कम हो जाएंगे, यानी कि जितना आप मिलाएंगे उतना ही आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। उसके बाद तीसरी चीज उन्होंने क्या दी? दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। यानी कि एक तत्व है, एक तत्व में जितने भी परमाणु होंगे उन सबके जो गुणधर्म है, रासायनिक गुणधर्म है, वो सब समान होंगे, तभी तो वो मिलके एक ही पदार्थ बनाएगा। आप एक पेंसिल देख रहे हो, ये इसमें कई परमाणु हैं, सब एक समान है, तभी तो ये एक प्रॉपर्टी दिखा रहा है, एक ही तरह का प्रॉपर्टी, एक ही शेप में है सब। इसी तरह से कोई भी वस्तु होती है वो परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, और जितने परमाणु उसमें होते हैं उन सबके रासायनिक गुणधर्म सेम होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, और अलग अलग तत्व होंगे जो उनके परमाणु के गुणधर्म होंगे और उनके द्रव्यमान होंगे वो अलग अलग होंगे, है ना। तभी तो जब अलग अलग गुण धर्म होते हैं तभी तो वो अलग अलग प्रॉपर्टी हमें दिखाते हैं, अलग अलग तरह से दिखते हैं, अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं, है ना। जैसे जल है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस फॉर्म में होती है, क्योंकि उसमें जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड में जितने भी परमाणु हैं वो एक ही तरह की प्रॉपर्टी दिखा रही है। ये नहीं है कि एक परमाणु ठोस है, एक परमाणु जल द्रव अवस्था में है, एक परमाणु गैस, नहीं, सब एक तरीके का व्यवहार, सबका एक तरीके का गुणधर्म है। इस वजह से CO2 हमें गैस रूप में दिखती है। जल के सारे परमाणु एक ही गुणधर्म दिखाते हैं, इसलिए जल में आप एक ग्लास में पानी लेते हैं तो सब पूरा एक जैसा ही तो दिखता है। ये थोड़ी ना कि कहीं लिक्विड है तो कहीं ठोस है, ऐसा तो नहीं दिखता ना। वही चीज़ यहाँ कही जा रही है। फिर क्या है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या, यानी कोई भी यौगिक है उसमें जो परमाणु मिलाए जा रहे हैं वो उनका अनुपात, वही स्थिर अनुपात वाला यहाँ पर बताया जा रहा है, वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं, उनकी संख्या निश्चित होती है। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। अब परमाणु क्या होता है? अब यहाँ से हम पढ़ेंगे कि परमाणु क्या चीज होती है। परमाणु इतनी ज्यादा छोटे कण होते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। परमाणु को नापते हैं हम नैनोमीटर में, कि 10⁹ नैनोमीटर बराबर 1 मीटर। यहाँ पर कई ऐसे परमाणु हैं जिनकी त्रिज्या दी गई है, ठीक है। उनकी क्या, जैसे 10⁻⁻10 हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है, 10⁻⁻9 जल के अणु की, 10⁻⁸ हेमोग्लोबिन की, 10⁻⁴ रेत कण की, 10⁻⁻3 चींटी की और 10⁻⁻1 सेब की। तो इसका मतलब ये है कि जब बहुत ज़्यादा आपकी कल्पना से भी छोटा होता है एक परमाणु, ठीक है। अब क्या है, विभिन्न तत्वों
के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक। अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं जिनको हम कैसे जानेंगे, है ना। केमिस्ट्री में हम कैसे बताएंगे कि ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। उसके लिए हम अलग अलग से सिंबल बना दिए हैं जिससे हमें समझना आसान हो जाए, दूसरे को समझाना आसान हो जाए कि ये वाला कंपाउंड है तो ये वाला यौगिक है, तो इसमें कौन कौन से आपके परमाणु इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया है, डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बार्जेलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों के से प्रदर्शित होते। अब प्रतीकों की क्या जरूरत थी, जैसे आपकी मदर टंग क्या है, हिंदी है, इसके अलावा आप इंग्लिश जानते हो, कुछ एक दो लैंग्वेज आप और जानते होंगे, है ना। और जो दूसरी जगह के लोग हैं, दूसरे देश के लोग हैं, वो बच्चे क्या है, दूसरी लैंग्वेज जानते हैं। तो कोई एक ऐसा कॉमन सिंबल होना चाहिए जिससे सभी लोग समझ सके कि हाँ, आपने कह दिया कि ये कार्बन है, क्योंकि आप इंग्लिश में बना सकते हो। चाइनीज है मान लो कोई बच्चा, वो इंग्लिश नहीं जानता तो वो समझ ही नहीं पाएगा, वो अपनी लैंग्वेज में बताएगा और आप नहीं समझ पाओगे कि वो किसकी बात कर रहा है। इसलिए एक कॉमन सिंबल साइंटिस्ट ने बना दिया सबके लिए। अगर यहाँ सी लिखा है इससे मतलब है कि ये कार्बन ही होगा। इस तरह से कई सारे सिंबल, जैसे डॉट बना के हाइड्रोजन, ये फास्फोरस, कॉपर, गोल्ड, इस तरह से कई सारे सिंबल एक एक तत्व को एक सिंबल दे दिया। पूरे वर्ल्ड लेवल पे सब लोग इसी सिंबल को यूज करके समझें। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां से वे सर्वप्रथम पाए गए। सर्वप्रथम जो तत्वों के नाम थे वो उस हिसाब से रखे जाते थे जहां वो तत्व पाए जाते थे। जैसे कि कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। परिणाम स्वरूप, जैसे उदाहरण क्या है, स्वर्ण, गोल्ड। गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीला। ऐसे ऐसे करके तत्वों के नाम रखे जाते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि हर जगह के लोग अलग अलग हैं। हर कोई अगर अपने हिसाब से नाम रखने लगेगा तो सबको समझ में कैसे आएगा कि हाँ, इसी तत्व की बात की जा रही है। ये तो एक कॉमन चीज़ है, ये तो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है ना। तो इसके लिए कॉमन नाम होना चाहिए। उसके लिए एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। IUPAC एक ऐसी संस्था है जो सारे तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। तो प्रतीक क्या होते हैं? तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं ना। जैसे आपने देखा हाइड्रोजन के लिए H आपने लगाया, एल्यूमिनियम के लिए AL कैपिटल, पहला अक्षर क्या होगा कैपिटल और दूसरा स्मॉल। ऐसे AL कैपिटल दोनों नहीं लिखा जाएगा। जैसे कोबाल्ट है तो CO, ठीक है। तो यही सब यहाँ बताया गया है। अब इसके आगे देखो, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाए जाते हैं। जैसे कि क्लोरीन Cl, जिंक Zn। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं के में उनके नामों से बनाया गया है। जैसे कि लौह का, आयरन का आप क्या देखते हो Fe, आप सोचते हो कि आयरन लिखा जाता है, और Fe फेरस, ठीक है। तो फेरस से उत्पन्न हुआ है, ये एक लैटिन शब्द है। इसी तरह सोडियम का प्रतीक क्या है Na। अब पोटेशियम का प्रतीक क्या है K। तो सोडियम नाम किससे बना है? नाइट्रियम से, और पोटेशियम केलियम से, ठीक है। तो केलियम का K ले लिया गया, नाइट्रियम का Na ले लिया गया। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। यानी कि जो एक बार जो प्रतीक यूज हो गया एक तत्व के लिए, वो दूसरा नहीं, रिपीट नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ कुछ तत्वों के नाम देख रहे हो और उनके प्रतीक देख रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। यही आप केमिकल रिएक्शंस वगैरह में यही यूज होता है। तो इसलिए आपको किस तत्व के लिए कौन सा प्रतीक है ये बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपरोक्त सारणी दी गई है। इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है, समय समय पर, हाँ मतलब इसको आप याद नहीं, इस बैठ के रटना नहीं है, आप इसको पढ़ते रहेंगे तो आपको खुद ही दिमाग में याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या, आपको पता ही है कि कोई भी पदार्थ है तो हमने पहले ही पढ़ा है, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, वो कोई ना कोई स्थान घेरता है, इसीलिए उसको पदार्थ कहते हैं। यानी परमाणु है तो उसका कोई ना कोई द्रव्यमान जरूर होगा, बहुत ही माइन्यूट हो, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उसका परमाणु का द्रव्यमान वही छोटे छोटे मिलके। तो आप अब ये पूरा आप बुक देख रहे हो, है ना, ये छोटे छोटे कणों से, ये किसी ना किसी परमाणु, इसके बेस में कोई ना कोई परमाणु ही तो होगा। अब देखिए इतनी बड़ी बुक बन गई है, इसका तो कोई द्रव्यमान है ना, इसका मतलब एक परमाणु का भी द्रव्यमान होता है।
क्या है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता था। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को नापने की ओर अग्रसर हुए। क्योंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन होता है, क्योंकि एक परमाणु बहुत छोटा है, उसको आप कैसे तौल पाओगे, है ना। इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। जैसे कि रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन में आप कितना क्या ले रहे हो, हाँ, 1 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हो और 3, 4, 8 ग्राम वो ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो। इस तरह से करके आप उसका जो रिएक्शन बन के आया उससे वो लोग कैलकुलेट करके एक वो निकालते थे कि कितना एक परमाणु का द्रव्यमान होगा। हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड का उदाहरण लेंगे, जो कार्बन एवं ऑक्सीजन का निर्मित है। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है? एक मॉलिक्यूल कार्बन का है और एक ऑक्सीजन का है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, ठीक है। तो कार्बन परमाणु को 1 U तथा ऑक्सीजन परमाणु को 1.33 U निर्दिष्ट करेंगे। U क्या है? यूनिट, है ना। अभी हमने कोई यूनिट नहीं दी है ना। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते थे, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसे यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है ना। अब ये नहीं है कि हमने लिख दिया 0.5 ग्राम हाइड्रोजन और 2.25 ग्राम ऑक्सीजन, इस तरह नहीं, पूरे पूर्णांक में लिखा जाता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किया। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे, तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। 2 कारणों से इसे सुसंगत समझा जाता है। जो इतना हमने पढ़ा क्या कि वैज्ञानिकों ने परमाणु का द्रव्यमान नापने के लिए क्या किया? 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। क्यों? ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, ठीक है। दूसरा, इसलिए इस प्रकार द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तो इन सब का मतलब क्या हुआ जो हमने अभी तक पढ़ा? मतलब ये है कि हमें एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना है। तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है ये जानने के लिए हमने एक मानक लिया, वो है ऑक्सीजन। क्यों लिया? क्योंकि ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। उसके हिसाब से 1:16 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया गया है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के एक अणु में कितने होते हैं? 16। उसका क्या होता है द्रव्यमान? 16 होता है ना। ऑक्सीजन का 8 उसके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 होती है और उसका द्रव्यमान कितना होता है? 16। इसलिए 1/16 भाग को एक इकाई के रूप में लिया गया, ठीक है। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। इस परमाणु द्रव्यमान एक आपने वैसे भी क्वेश्चंस में पढ़ा होगा कि एक का अगर हमें मान पता हो तो हम उसी पूर्णांक से मल्टीप्लाई करके सबका जितने भी नंबर्स आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन में वो निकाल सकते हैं। इसीलिए हमने एक का निकाला और एक इकाई से सबका होल नंबर में पूर्णांक द्रव्यमान पूर्णांक में हम निकाल लेते हैं। तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। पहले हमने ऑक्सीजन को लिया था, ठीक है, लेकिन बाद में 1961 में किसको बना दिया गया? कार्बन 12 को। कार्बन 12 का क्या मतलब? कार्बन के कई आइसोटोप यानी कि समस्थानिक मिलते हैं। समस्थानिक मतलब क्या है? स्थानिक से तो लग रहा है कि किसी एक स्थान की बात हो रही है, सम मतलब कॉमन। जी हाँ, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो कार्बन के कई समस्थानिक मिले जाते हैं, लेकिन कार्बन को जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जगह तो एक ही मिली है, भले ही उसके कई रूप मिले,
हाँ, तो कार्बन 12 भी मिलता है, कार्बन 14 भी मिलता है, ठीक है। तो आइसोटोप है ये सारे। आइसोटोप और आइसोबार्स दो कैटेगरी होती है। आइसोटोप जो होते हैं परमाणु क्रमांक के आधार पर कहा जाता है, और आइसोबार परमाणु द्रव्यमान जिनके समान होने आइसोबार कहा जाता है। ये आप आगे बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि वो मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ 1/16 को ले रहे थे एक इकाई के रूप में, वैसे यहाँ पर 1/12, क्योंकि कार्बन का कितना है द्रव्यमान 12। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। जितना द्रव्यमान इसका आया 1/12 का, कार्बन के 1/12वें भाग का जितना द्रव्यमान आया उसको परमाणु द्रव्यमान इकाई मान लिया गया। उसी से मल्टीप्लाई करके बाकी सारे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा हो, ठीक है। उसके पास कोई एक मानक नहीं है नापने का, तो उसके बिना ही वो फल बेच रहा है। वो एक तरबूज लेकर कहता है इसका द्रव्यमान 12 इकाई है, ठीक है। वो एक तरबूज का आपको कोई भी भार बता देता है, 12 तरबूजीय इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई। अब 12 इकाई का मतलब ये हुआ उसने जो द्रव्यमान बताया, यानी कि 12 इकाई मिलने से ये तरबूज बना है। अब एक इकाई किसी और भी फल है ना, जिससे कंपेयर में उसने ये बताया, एक इकाई मान लीजिए कोई फल 1 इकाई के बराबर होगा, कोई 2 इकाई के, लेकिन जो वो तरबूज बेच रहा है वो 12 इकाई द्रव्यमान के बराबर है। वो तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के 12 टुकड़े के सापेक्ष द्रव्यमान के बराबर है। अब वो क्या कर रहा है कि अपने तरबूज के 12 टुकड़े कर दिया, और जो बाकी फल है, जैसे उसके पास मान लीजिए एप्पल है, तो एक फांक जो है वो उसके एक एप्पल के बराबर है, ठीक। और ऐसे ही आपको दिखाया है कि एक फांक रख के उसने 2 एप्पल रख लिया, यानी कि जो इसकी एक फांक है, एक इकाई है, वो एप्पल के 2 एप्पल के बराबर है। इसे आप परमाणु से संबंधित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, कार्बन का 1/12वां हिस्सा किसी परमाणु के 2 किसी इकाई के बराबर हो सकता है। इसी से हम सारे परमाणु के द्रव्यमान निकालते हैं। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात के द्वारा परिभाषित किया जाता है। कैसे परमाणु द्रव्यमान बताया जाता है? किसी भी परमाणु का कार्बन के 1/12वें भाग से उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है और वो निकाल लिया जाता है AMU उसका मान, और वही बता दिया जाता है। जैसे हाइड्रोजन का मान क्या है 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का ये 12, 14, ये 16, ये सब कैसे आया है? ये इसी तरीके से निकाला गया है, ठीक है। अब हम आगे क्या देख रहे हैं? परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं रह पाते और परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। जैसे आपने पिछली कक्षा में देखा था ना, कोई मोर रिएक्टिव है जैसे क्लोरीन है, सोडियम है ना, कोई लेस रिएक्टिव है जैसे गोल्ड है। ये ऐसा क्यों होता है? परमाणु है, परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अब अगर ये 8 पूरे हैं बाहरी कक्षा में तब तो ये संतृप्त है, ये रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर 8 पूरे नहीं हैं, उनसे कम है, तो ये रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन करेगा तो कभी कभी क्या है, जैसे 4 हैं, 8 पूरे होने के लिए ये भी तो कंडीशन आएगी कि एक परमाणु में 4 है, किस दूसरे में भी 4 है, 4 है, तो ये साझा कर लेते हैं, ना देना है ना लेना है, बीच में रख देते हैं। इधर तुमने अपने रख दिए, इधर हमने अपने रख लिए, तुम अपना बॉन्ड बना लो, हम अपना बॉन्ड बना ले, ये है। और क्या होता है, कभी कभी एक, जैसे सोडियम के पास एक बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, बाकी अंदर के पूरे कक्षा पूरी है, संतृप्त है, बाहर एक अकेला घूम रहा है। क्लोरीन में आखिरी कक्षा में 7 हैं, एक की ही कमी है, तो क्लोरीन इसका एक ले लेता है, पूरी तरह से खींच लेता है अपनी तरफ, तो ये धनायन बन जाता है, ये ऋणायन। वही यहाँ कह रहे हैं कि परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं, ठीक है। अगर पूरा रिएक्शन हो गया तो कोई अणु बन गया, और इस तरह से दे दिया तो आयन बन गया। इस तरह से बना के अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य बना लेते हैं। जब बहुत सारी संख्या में अणु या आयन मिल जाते हैं तो वो कोई ना कोई द्रव्य बनाते हैं। जैसे NaCl है, एक बना, कुछ नहीं आपको दिखाई देगा, लेकिन ऐसे ही कई सारे NaCl मिलके क्या बनाते हैं? नमक बनाते हैं, एक द्रव्य ही तो है, ठीक है। अणु क्या है? साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं और परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर बंधे रहते हैं। मतलब अणु क्या है? जैसे परमाणु सबसे छोटी इकाई है, हाँ, और कई परमाणु मिल जाते हैं तो वो अणु बना देते हैं। अब कई का मतलब है मोर देन 1, हाँ,
2 अणु भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, और जब वो मिल जाते हैं तो वो एक अणु बनाते हैं। कई परमाणु मिल जाते हैं तो वो एक अणु बनाते हैं। ऐसे नहीं है कि वो एक जगह इकट्ठा हो गए, कमेटी बना ली तो बन गए, नहीं, वो उनके बीच में एक रासायनिक बंध बनता है, वो रासायनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वो रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकते हैं। अच्छा, परमाणु में आपने क्या देखा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, उनके क्या होता है, वैकेंसी खाली है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 नहीं है, 7 है, 6 है, 4 है, 1 है, तो वो घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ अपने आप को स्थायी करने के लिए। और जब स्थायी कई परमाणु मिलते हैं तभी तो अणु बनता है। यानी कि अणु क्या होता है, सबसे सूक्ष्मतम ऐसी इकाई है जो रिएक्शन नहीं करता है, यानी कि वो एक स्थायी प्रकृति का होता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रहता है, जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म प्रदर्शित करता है। एक अणु जो होगा, जैसे NaCl का एक अणु जो होगा वो नमक के सारे गुणधर्म दिखाएगा। ठीक है, उसके अंदर सारे गुण होंगे नमक के, एक ही अणु में। ठीक, एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। एक ही तत्व के कई परमाणु, जैसे मान लीजिए आप क्या देखते हैं, Cl2 भी देखते हैं, O2 देखते हैं, ये भी एक अणु है, और NaCl भी है। यानी एक ही परमाणु के मिलने से भी अणु बन सकता है और दूसरे परमाणुओं से मिलके भी अणु बन सकता है। तत्वों के अणु, अब यहाँ तत्वों के अणु दिखा रहा है, जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया ना, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में द्विपरमाणु के 2 परमाणु के मिलने से एक अणु बन गया, तो ये तत्व है, तत्व की यहाँ बात बता रहा है। ऐसे ही यौगिक के अणु, यौगिक जब अलग अलग, जैसे NaCl है तो ये अलग है, ये अलग है, Na अलग है, Cl अलग है, इन दोनों अलग अलग परमाणुओं के मिलने से एक अणु बन रहा है, तो वो तो एक यौगिक हुआ ना, क्योंकि एक निश्चित मात्रा में ही मिल रहा है, H2O है, निश्चित मात्रा में मिलके एक अणु बन रहा है, तो वो यौगिक है ना। यौगिक जो होता है वो केमिकली बॉन्ड होता है, उसके कुछ रेशियो होते हैं, उसी रेशियो में परमाणु मिलेंगे तभी रिएक्शन होगा, तभी वो अणु बनेगा। इसको पढ़ लेते हैं। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। एक ही तरह के परमाणु आपस में मिलेंगे, जैसे ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बनता है O2, है ना, 2 जो O2 है इसमें 2 परमाणु हैं। इसी तरह से आप देखते हो CO2 का एग्जांपल यहाँ नहीं आएगा, H2 है, H2 गैस देखते हो ना, हर रिएक्शन में निकल रही है, तो इसमें क्या है, 2 परमाणु मिला है हाइड्रोजन का, तो ये तत्वों के अणु हैं। ठीक है, इसमें क्या है, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। उस अणु की परमाणुकता कितनी है, जितने उसमें अणु इन्वॉल्व हैं, 2 हैं तो 2, 3 है तो 3। जैसे धातु अणुओं एवं अन्य तत्वों के अणुओं, जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती, किंतु उनके अणुओं के असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। उनके कार्बन है, उनकी कोई सरल संरचना नहीं है, लेकिन आपस में वो हमेशा बने ही रहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर में कि यौगिक के अणु क्या होते हैं और वो कैसे एक दूसरे से बंधे होते हैं, आयन क्या होते हैं। ठीक है।